तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है ना, और ये यूनिट है रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें से पहला तो है एन कारक, एन फैक्टर, और दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा क्या, तुल्यांकी भार। ठीक है, तो देखो एन कारक, एन फैक्टर होता क्या है। तो देखो बच्चों, कोई भी घटक है, चाहे वो तत्व हो या आयन हो या ऑक्सीकारक हो या चायक हो, उसमें एक रासायनिक संयोग करने की प्रवृत्ति होती है ना। वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे तत्व से, किसी दूसरे आयन से रासायनिक संयोग करता है। तो इस संयोग में वो जो संयोजकताएं यूज करता है, उसी संयोजकता को बोला गया है क्या, एन कारक। समझ गए ना कि घटक का संयोजकता गुणांक वही एन कारक है। कि अगर कोई तत्व ले लें तो एन कारक उसकी संयोजकता होती है कि वो कितने अन्य तत्वों से जुड़ा हुआ है, कितने रासायनिक बंध बना सकता है। तो सीधा सा है एन कारक, जो भी घटक लिया गया है उसके द्वारा बनाए गए रासायनिक बंधों की संख्या को भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है एन कारक। अब अलग अलग घटक होते हैं तो उनके लिए अलग अलग एन कारक भी है। जैसे अगर कहीं कोई तत्व के लिए पूछ ले एन फैक्टर, तो ध्यान रखें तत्व का जो एन कारक है वो उसकी संयोजकता के बराबर होगा। अभी हम इनको एक एक एग्जांपल से समझेंगे। आयन है तो उसका एन फैक्टर जो है उसकी आवेश संख्या के बराबर होगा, चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो। आपको केवल उसकी आवेश संख्या देखनी है। अगर लवण आ जाए तो लवण में कुल धनावेश या ऋणावेश की संख्या, मतलब है कि लवण को आयोनाइज्ड करोगे और उसमें जो भी धनायन बना या ऋणायन, उनकी कुल धनावेश या ऋणावेश की संख्या देखनी है आपको, वही एन फैक्टर होगा। अगर अम्ल है तो एन फैक्टर उसकी क्षारीयता या H प्लस की संख्या के बराबर होगा। अगर वो किसी क्षार या अम्ल से, ये मतलब अम्ल है और वो किसी क्षार से क्रिया कर रहा है तो कितने H प्लस यूज कर रहा है उदासीनीकरण में, वही उसका क्या होगा, एन फैक्टर। अगर कोई क्षार आ जाए तो अम्लीयता के बराबर, मीन्स OH की संख्या के बराबर, मीन्स वो कितने अम्ल के H प्लस को उदासीन करता है, वो उसकी अम्लीयता कहलाएगी, जो OH की संख्या के बराबर होगी। अगर कोई ऑक्सीकारक है तो उसका एन फैक्टर जो होगा उसके एक मोल द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। और अगर अपचायक है तो एक मोल द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। तो ध्यान रखें जो एन कारक है एक्चुअली वही संयोजकता है, वही रासायनिक बंध बनाने की क्षमता है। इसलिए एन कारक को हम उस पर्टिकुलर घटक की संयोजकता भी बोल सकते हैं। ओके, अब देखो यहां पर आते हैं, मैं कुछ एग्जांपल से बता रहा हूं। जैसे CH4 लिखा है तो हम यहां पर एन फैक्टर कार्बन का, ये तत्व हो गया ना, तो कार्बन का अगर हम यहाँ एन फैक्टर बताएं तो 4 होगा। क्यों? क्योंकि CH4 में कार्बन 4 संयोजकताएं यूज कर रहा है। अमोनिया में चले जाए तो नाइट्रोजन का एन फैक्टर 3 होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। H2O में ऑक्सीजन के पास चले जाएं तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 दिख रही है, 2H के साथ जुड़ रहा है, इसलिए ऑक्सीजन का एन फैक्टर 2 होगा। तो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का, किसी तत्व का आपको एन कारक पूछा गया है तो ध्यान रखें उसमें उस तत्व द्वारा बनाए गए रासायनिक बंधों की संख्या गिनना, वही उसका क्या है बच्चों, एन कारक। अगर हम CO3 में चले जाएं तो CO3 2 माइनस में, तो एन फैक्टर पूरे CO3 2 माइनस का होगा 2, क्योंकि इसमें 2 ऋण आवेश है, केवल आवेश संख्या लेनी है। अमोनियम आयन का एन फैक्टर 1 होगा, SO4 का एन फैक्टर 2 होगा। मतलब हमें केवल आवेश की संख्या गिन लेनी है, ना तो धनावेश से मतलब है ना ऋण आवेश से, केवल आवेश की संख्या से। ठीक इसी तरह से अगर मान लो आप NaCl में जाते हैं तो एक लवण है, तो NaCl का एन फैक्टर होगा, चाहे Na का टोटल चार्ज ले लें चाहे Cl का। तो Na में 1 प्लस है या Cl में 1 प्लस है तो इसका एन फैक्टर होगा 1। K2SO4 में चले जाएं तो 2 धनावेश है या 2 ऋणावेश है तो एन फैक्टर होगा 2। एल्यूमिनियम सल्फेट में आप जाएंगे तो 2 एल्यूमिनियम आयन बनेंगे जिसमें 2 3 प्लस आयन आएगा, तो 6 हो गया टोटल, प्लस या 6 माइनस, तो इनका एन फैक्टर हो गया 6।
ठीक है। ठीक इसी तरह से मान लो H2SO4 में चले गए आप, तो H2SO4 एक अम्ल है, तो इस तरह से इसका n फैक्टर होगा 2, क्योंकि H2SO4 में 2 H प्लस है। HCl है तो n फैक्टर 1 होगा क्योंकि एक H प्लस है। H3PO4 का n फैक्टर 3 होगा क्योंकि इसमें 3 H प्लस है। NaOH 4 आ गया यहाँ पर, तो वो एक ही OH है, मीन्स इसकी अम्लीयता एक ही हो गई, तो 1 हो गया, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH है, तो इसका n फैक्टर 2 होगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में चले जाएं तो n फैक्टर 3 होगा। MnO4 1 माइनस से Mn2 प्लस बन रहा है, तो यहाँ पर ये एक ऑक्सीकारक है ना। तो ऑक्सीकारक KMnO4 है, इसने Mn, तो यहाँ पर आप देखते हैं 7 प्लस और यहाँ जाके कितना हो गया 2 प्लस, तो 5 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे। तो 1 मोल ऑक्सीकारक द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उसका क्या है, n फैक्टर। ठीक इसी तरह से Cr2O7 2 माइनस से Cr3 प्लस बन रहा है, तो यहाँ पर इसका 6 प्लस था, यहाँ जाके 3 प्लस हो गया। तो 1 मोल क्रोमियम, मतलब 1 मोल इस आयन में 2 क्रोमियम आयन है और हर एक आयन का प्लस 6 है, और यहाँ जाके हर एक क्रोमियम आयन 3 प्लस में है, तो यहाँ से यहाँ जाने पर इसने कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन लिए हों। इसलिए यहाँ इन दोनों ऑक्सीकारकों के इस तरह से n फैक्टर निकाल लिया हमने। ठीक इसी तरह से ये अपचायक है ना, तो अपचायक के 1 मोल द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जा रहे हैं, जैसे C2O4 2 माइनस तो CO2 में चेंज होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आएंगे, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीलेट आयन का n फैक्टर 2 हो गया। फेरस ऑक्सीलेट है तो Fe यहाँ पर +2 था और ये -2 था, यहाँ जाके ये +3 में हो गया, 0 में हो गया C2O4, यहाँ पर 2 CO2 लिख दे बल्कि यहाँ पर, है ना, कि 2 CO2, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से यहाँ निकला और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आने में निकले, तो n फैक्टर हो गया 3। फेरस सल्फेट है तो इसका n फैक्टर होगा 1, क्योंकि यहाँ पर Fe2 प्लस था और यहाँ जाके +3 हो गया। तो ऐसे तो हम रिडॉक्स में भी खूब सारे इन तरह के अपचायक और ऑक्सीकारकों के n फैक्टर पढ़ेंगे। तो ये है n फैक्टर। सीधी सी बात है, कोई भी घटक, तत्व, यौगिक, आयन, लवण, क्षार, अम्ल, ऑक्सीकारक, अपचायक कोई भी हो, उसके द्वारा जो भी बैलेंसी यूज की जाती है, जो भी रासायनिक संयोग किया जाता है, उसमें कितनी संयोजकताएं यूज की जाती हैं, वही उनका n फैक्टर है। आयन में आवेश के बराबर संयोजकता हो जाएगी, लवण में आवेश के बराबर है, अम्ल में H प्लस के बराबर है, क्षार में OH के बराबर है, ऑक्सीकारक में जो संयोजकता दिख रही है वो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं उनके बराबर है, अपचायक में कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं, इस तरह। तो ये तो हो गए हमारे n कारक। ओके, फिर हम आते हैं तुल्यांकी भार। ये टर्म जो है तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक टर्म है, जो कि आप रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरणमिति समझें, है ना। तो चाहे आप विलियम की रस समीकरणमिति देख लें, वहां भी ये आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हाथ होता क्या है, देखो तुल्यांकी भार, देखो 2 घटक जब रासायनिक क्रिया करते हैं ना, तो हम जानते हैं कि रासायनिक क्रिया जब होती है तो तत्वों के एक संयोजकताओं के बीच में रासायनिक क्रिया होगी, मींस एक तत्व की एक संयोजकता दूसरे तत्व की एक संयोजकता, है ना। ठीक इसी तरह से एक तत्व अगर 2 संयोजकता यूज करेगा तो दूसरा भी 2 संयोजकता यूज करेगा। आप सोचे HCl, तो H की एक संयोजकता, Cl की एक संयोजकता, है ना। अगर हम H2O की बात करें तो ऑक्सीजन की 2 संयोजकता यूज हो रही हैं, तो हाइड्रोजन की भी 2 संयोजकता यूज होनी चाहिए, क्योंकि एक हाइड्रोजन की एक है तो 2 जुड़ेंगे हाइड्रोजन एटम। तो यही तुल्यांकी भार इन्हीं से रिलेटेड है। तुल्यांकी भार का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो दोनों तत्व जो रासायनिक क्रिया कर रहे हैं उनकी एक एक संयोजकताओं के जो तुल्य भार क्रिया करता है, वही क्या है बच्चों, तुल्यांकी भार। पदार्थ का वह द्रव्यमान जो किसी दूसरे तत्व की एक संयोजकता के तुल्य भार से क्रिया करता, अर्थात एक संयोजकता के संगत भार को ही हम क्या बोलते हैं, तुल्यांकी भार। तो एक एक तुल्य संयोजकताओं के संगत भार जो रासायनिक क्रिया करता है, हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि तत्वों की एक
संयोजकताओं, ठीक है, एक एक संयोजकताओं के तुल्य भार जो परस्पर रासायनिक क्रिया करते हैं। बात क्लियर है ना कि तुल्य इसीलिए शब्द आया है, तुल्यांकी भार का मतलब है तुल्य संयोजकताओं के संगत भार। तो पदार्थ का वह द्रव्यमान जो किसी दूसरे तत्व की एक संयोजकता के तुल्य भार से क्रिया करता है वही उसका संयोजक, ठीक है, तुल्यांकी भार होता है। ये तत्व की एक संयोजकता के अंतर्गत आने वाला भार है। इसका मतलब है कि हम जानते हैं कि n कारक संयोजकता है, तो हम तत्व के मोलर भार को उसके n कारक से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, तुल्यांकी भार, मींस उसकी एक संयोजकता के संगत भार आ गया। तो बस इसी बेस पर हमें सबके तुल्यांकी भार निकाल लेने हैं। मैंने आपको n कारक बता ही दिया अच्छी तरह से कि n कारक किस तत्व का, आयन का, लवण का, अम्ल का, क्षार का, कैसे जानना है कि उनका n कारक क्या है वो बताया मैंने आपको। तो हम तुल्यांकी भार लिखेंगे मोलर भार बटा n कारक, ठीक है। अब मान लो आप तत्व का तुल्यांकी भार निकालना चाह रहे हैं तो उसका ग्राम परमाणु भार करोगे और उसकी संयोजकता से विभाजित कर दो। जैसे CH4 में कार्बन का तुल्यांकी भार निकालना है तो ग्राम परमाणु भार है 12 और CH4 में कार्बन की संयोजकता है 4, तो ये आ गया 3 ग्राम। H2O में अगर हम ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो जो ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार है वो है 16 है और संयोजकता है 2, तो 8 ग्राम आ गया। अमोनिया में अगर हम नाइट्रोजन का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो एटॉमिक मास हो गया 14, तुल्यांक, ठीक है, संयोजकता है 3, तो आ गया 4.6 ग्राम। तो इस तरह से किसी तत्व का तुल्यांकी भार बराबर होगा ग्राम परमाणु भार बटा संयोजकता। अब मान लो कोई आयन आ जाए तो आयन का तुल्यांकी भार बराबर होता है उस आयन का ग्राम सूत्र भार, जो मोलर भार ही है, बटे में आवेश संख्या। हम यहाँ ग्राम सूत्र भार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आयन एक अणु नहीं है बल्कि एक सूत्र है। तो उस सूत्र के अनुसार जो भार आया ग्राम में वही क्या है, ग्राम सूत्र भार। जैसे CO3 तो CO3 का ग्राम सूत्र भार मतलब C और 3O का टोटल वेट जोड़ोगे तो आएगा 62 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 30 ग्राम। SO4 का तुल्यांकी भार तो 96 हो गया SO4 का टोटल भार, और 2 चार्ज है तो हो गया 2, तो 48। OH का निकालेंगे तो 17/1। तो इस तरह से हमें आयन के तुल्यांकी भार निकालेंगे। अम्ल का तुल्यांकी भार, तो ये कह रहा है अम्ल का तुल्यांकी भार में अम्ल का मूलर भार बटा अम्ल की क्षारीयता H+। जैसे H2SO4 में तो 98/2 तो हो जाएगा 49। HCl का हो जाएगा 36.5/1 क्योंकि HCl में केवल एक H+ है, H2SO4 में 2 H+ है, तो ये आ जाएंगे। और रासायनिक क्रिया के बेस पर भी मैं अभी एक क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक इसी तरह से क्षार का तुल्यांकी भार निकालना है तो क्षार का तुल्यांकी भार अगर आप निकालोगे तो क्षार का मूलर भार बटा अम्लीयता मींस OH। जैसे NaOH का तुल्यांकी भार तो 40/1 क्योंकि एक ही OH है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो अणुभार उसके बटे में 2 क्योंकि 2 OH, ठीक है। अगर हम लवण का तुल्यांकी भार निकाले तो लवण का तुल्यांकी भार बराबर होता है लवण का मूलर भार बटे में लवण के कैटायन या एनायन का कुल आवेश संख्या। क्या निकालनी, कुल आवेश संख्या निकली, मतलब एक ही प्रकार के आयन की आवेश संख्या। जैसे NaCl में Na+ का चार्ज ले लो या Cl का 1 होगा तो NaCl का तुल्यांकी भार कितना हो गया 58.5/1। अब हम आते हैं Al2SO4 होल थ्राइस। तो हम जानते हैं इसके आयोनाइजेशन अगर आप कराओगे तो 2 Al बनेंगे 3+ और 3 SO4 आयन बनेंगे, नहीं है। तो यहाँ पर टोटल अगर आप एल्यूमिनियम का भी चार्ज लें तो 6 है संख्या में और SO4 का लें तो भी 6 है, तो M/6। पोटास एलम है, ये क्या है एलम। तो यहाँ देखो आप 2 तो A+ बनेंगे और 2 Al+3 बनेंगे। तो
इनका टोटल पॉजिटिव चार्ज की संख्या गिने तो 8 हो जाएगा। या SO4 देख लो, 4 SO4 बनेंगे तो हर एक SO4 में 2 माइनस है, तो भी यहाँ पर n फैक्टर कितना आ जाएगा 8। तो प्रकाश एलम का तुल्यांक की बार हो जाएगा m/8। बात क्लियर है यहाँ तक। फिर हम आते हैं ऑक्सीकारक। कभी आपको मैंने बताया था ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार बराबर होगा ऑक्सीकारक का अणु भार बटा में है एक अणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे KMnO4 से Mn2+ बना किसी रासायनिक क्रिया में, तो हम कहेंगे KMnO4 का तुल्यांकी भार कितना हुआ, तो हो जाएगा m/5। मतलब ये किसका है, इक्विवेलेंट, ठीक है, वेट ऑफ KMnO4। ठीक, यहाँ पर ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7। इस तरह से कि एक अणु, एक मोल मतलब द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं वो उसका n फैक्टर है, तो मोलर भार को n फैक्टर से डिवाइड कर दो। मान लो कोई अपचायक आता है, तो अपचायक का जब तुल्यांकी भार निकालेंगे तो अणु भार बटा एक अणु या एक मोल द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन। तो FeSO4 से Fe2SO4 होल थ्राइस बन रहा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं +2 है, यहाँ जाके ये +3 में होगा। इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ कितने आयंस आ गए, आपको एक मोल देखना है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो हो जाएगा m/1। K4FeCN होल 6 में देखोगे कि यहाँ पर इसका +2 है, यहाँ पर +3 है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन का +2 है, नाइट्रोजन का -3 है, यहाँ +4 है, यहाँ +4 है। तो अगर आप इनके यहाँ से यहाँ जाएं तो 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाएं तो 12 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह से नाइट्रोजन से हम इसमें जाएं तो एक नाइट्रोजन की -3 से +4 तो 6 की होगी, तो ये 42 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकले हैं। एक नाइट्रोजन -3 है, +4 में जा रहा है, तो 7 इलेक्ट्रॉन निकले ना, पहले 3 माइनस हटे, फिर 4 प्लस और प्रोड्यूस हुए, तो कुल मिला के 7 इलेक्ट्रॉन निकल गए। और एक नाइट्रोजन से 7 तो 6 से हो गए 42। अब आप जोड़ लो, 42 और 12 54 और 1 55, तो ये हो गया m/55। FeS2 में चले जाओ तो यहाँ इसका +2 है, यहाँ इसकी -1 है, यहाँ हो गई है +3 और यहाँ हो गया +4। तो यहाँ से यहाँ जाने पे तो 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे क्योंकि 2 सल्फर है, और यहाँ से यहाँ गए होंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिला के 11 इलेक्ट्रॉन। तो इनका जो मतलब है, इसका जो n फैक्टर है वो है 55, इसका जो n फैक्टर है वो है 11, ठीक है। तो इस तरह से m/11 होगा। तो ऐसे वैसे हम रिडॉक्स चैप्टर है वहाँ पर और अच्छी से डिटेल में हम इन सबको और पढ़ेंगे। अभी तो यहाँ पर जो आपको इस यूनिट में जरूरत पड़ेगी मेनली वो अम्ल क्षार के तुल्यांकी भार के बारे में। अब तुल्यांकी भार के निर्धारण की कुछ विधियां हैं, ठीक है। 2-3 विधियां हम लेते हैं। पहली है ऑक्साइड निर्माण विधि। तो तत्व का मतलब एक तत्व का आपको ऑक्साइड बना हुआ बताया जाएगा। ऑक्साइड एक बाइनरी कंपाउंड है जिसमें 2 ही तत्व होंगे, एक तो जो तत्व है और एक ऑक्सीजन। तो ऑक्साइड निर्माण में आपको तत्व का ऑक्साइड दिया जाएगा, उस ऑक्साइड में तत्व का तुल्यांकी भार निकालना होता है। तो तत्व का तुल्यांकी भार बराबर ऑक्साइड में तत्व की मात्रा बटे ऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा गुणा 8। मतलब इतने ग्राम ऑक्सीजन से इतना ग्राम तत्व क्रिया कर रहा है, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना क्रिया करेगा वो तत्व का तुल्यांकी भार। तो आपको ऑक्साइड में तत्व की मात्रा बता दी जाएगी प्रतिशत के फॉर्म में, ग्राम में ऑक्सीजन की मात्रा बता दी जाएगी। ध्यान रखें, अगर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा प्रतिशत में दे रखी है मान लो 20%, तो जो भी बचा वो केवल तत्व का प्रतिशत बचेगा, क्योंकि ऑक्साइड केवल 2 ही तत्वों से बनेगा, एक तो स्वयं तत्व और दूसरा होगा ऑक्सीजन, ठीक है। ठीक इसी तरह से क्लोराइड निर्माण विधि है। तो इसमें तत्व का क्लोराइड बना हुआ दिखेगा जिसमें तत्व होगा और क्लोरीन होगी। तो जब आप तत्व का तुल्यांकी भार निकालोगे तो क्लोराइड में तत्व की मात्रा बटा क्लोराइड में क्लोरीन की मात्रा गुणा 35.5, ये कर देना।
बात क्लियर है? तो तत्व में क्लोरीन की मात्रा बता दी जाएगी, तो बाकी बची हुई मात्रा जो है क्लोराइड में, ठीक है, क्लोराइड में तत्व की मात्रा बता दें तो बाकी बची क्लोरीन की होगी, या क्लोराइड में क्लोरीन की मात्रा बता दी गई तो बाकी बची तत्व की मात्रा होगी। इस तरह हाइड्रोजन विस्थापन विधि है, तो तत्व का तुल्यांकी भार बराबर तत्व की मात्रा बटा में होगा विस्थापित हाइड्रोजन गुणा इतना 11266। मतलब ये होता है कि तत्व का कितना ग्राम कितनी हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है। तो 11200 ml हाइड्रोजन को अगर वो विस्थापित करता है तत्व, तो वो उसका उतनी मात्रा तुल्यांकी भार के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अभी हम उनके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अब मान लो आपको ऐसा लिखा है ऑक्साइड का तुल्यांकी भार, तो ध्यान रखें ऑक्साइड का तुल्यांकी भार तत्व का तुल्यांकी भार, ठीक है, और किसके तुल्यांकी भार का सम होगा बच्चों? ऑक्सीजन के तुल्यांकी भार का। तो ऑक्सीजन का तो फिक्स है 8 ग्राम। तो अगर हमें किसी ऑक्साइड का तुल्यांकी भार दे रखा है और तत्व का पूछ लिया जाए, तो आप यहाँ ऑक्साइड का तुल्यांकी भार लिख दो बराबर में तत्व का तुल्यांकी भार प्लस 8, बस इसको सॉल्व कर लो। ऐसे अगर क्लोराइड का तुल्यांकी भार दे रखा है तो ये है तत्व का तुल्यांकी भार प्लस 35.5 के बराबर होगा। हाइड्राइड का तुल्यांकी भार दे रखा है तो तत्व का तुल्यांकी भार प्लस 1 कर दो। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है कि 74.5 ग्राम तत्व क्लोराइड में 35.5 ग्राम क्लोरीन है, तो तत्व का तुल्यांकी भार क्या होगा? तो देखो ये जो मात्रा लिखी मैंने, मतलब अगर हम ये कहें कि तत्व की मात्रा कितनी है उसमें, है ना, तो हम यही लिखेंगे ना, टोटल भार तो है तत्व और क्लोरीन का मिलकर 74.5, उसमें जो क्लोरीन है वो है 35.5, तो ये आ जाएगा 39, है ना, और क्लोरीन की तो डायरेक्ट ही ले ली। तो आपने यहां लिख दिया क्लोराइड में तत्व की मात्रा मीन 74.5 माइनस 35.5 अपॉन में क्लोराइड में क्लोरीन की मात्रा गुणा 35.5, तो ये आ गया 39 ग्राम। तो यही है तत्व का तुल्यांकी भार। अब मान लो एक रिएक्शन लिखी है H3PO4 प्लस CaOH होल ट्वाइस, CaHPO4 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। तो यहाँ देखो अपन ने लिखा है कि अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर क्षारीयता या फिर H प्लस। क्षारीयता का मतलब होता है कि जब अम्ल रिएक्शन कर रहा हो, मतलब उदासीनीकरण कर रहा हो, तो उसमें उसने कितने H प्लस उदासीनीकरण में यूज किए, वही उसकी क्षारीयता कहलाई। तो देखो यहाँ पर 3 H प्लस थे और एक अभी बाकी रह गया, मतलब इसने इस अभिक्रिया में केवल 2 ही क्या यूज किए हैं? H प्लस। तो इस तरह से 2 H प्लस यूज किए हैं किसने? कैल्शियम ने, और 2 OH हट गए। तो यहां पर जो है जो उत्पाद बना हमारा कैल्शियम, ऐसे देखिए, देखो यहां से आप देख रहे हैं कैल्शियम 2 OH हटे और क्या आ गया है यहाँ पर, तो इसकी संयोजकता हो गई 2 और कैल्शियम की, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ऐसा लिखा जाएगा इसको CaHPO4 प्लस 2H2O। तो यहाँ पर H3PO4 ने 2 H प्लस यूज किए हैं, मीन्स यहाँ पर इसकी जो क्षारीयता है कितनी हो जाएगी बच्चों? 2। तो H3PO4 का इस रिएक्शन के अनुसार जो तुल्यांकी भार हुआ वो होगा m/2, समझ गए ना। और अगर एक ही H प्लस यूज हुआ होता तो m/1, और तीनों H प्लस यूज हो जाए, जैसे हम यहाँ लिखते हैं कि H3PO4 प्लस CaOH का होल ट्वाइस और बना है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो यहाँ ध्यान रखें इसका n फैक्टर हो जाएगा 3 और जो इक्विवेलेंट मास होगा हो जाएगा m/3, मतलब एक H3PO4 के तीनों H प्लस यूज हो गए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि धातु ऑक्साइड में 40% ऑक्सीजन है, तो तत्व का तुल्यांकी भार क्या होगा? तो तत्व का तुल्यांकी भार बराबर, अब यहाँ पर देखो, ठीक है, ऑक्सीजन
की मात्रा, अगर हम ये मान लें कि यह है 40 ग्राम, तो तत्व की मात्रा, ठीक है, तो हो जाएगा 100 माइनस 40 मीन्स 60। तो बस ऑक्साइड में तत्व की मात्रा बटा ऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा गुणा 8, तो ये कितना आ गया 12 ग्राम। ठीक है, तत्व का तुल्यांकी भार 12 है, तो धातु ऑक्साइड का तुल्यांकी भार क्या होगा? धातु ऑक्साइड का तुल्यांकी भार बराबर तत्व का तुल्यांकी भार प्लस ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार, दोनों जोड़ दिए तो आ गया 20 ग्राम। 4 ग्राम धातु ऑक्साइड से 1.6 ग्राम ऑक्सीजन बनता है, तो तत्व का तुल्यांकी भार क्या होगा? तो देखो 4.4 ग्राम धातु ऑक्साइड में 1.6 ग्राम ऑक्सीजन है, सॉरी, ठीक है, 4 ग्राम धातु ऑक्साइड में 1.6 ग्राम ऑक्सीजन है, तो तत्व का तुल्यांकी भार क्या होगा? तो देखो 4 ग्राम धातु ऑक्साइड का मतलब है इसमें धातु भी है और ऑक्सीजन भी है, और ऑक्सीजन की मात्रा आपको बता दी गई है 1.6 ग्राम है। तो बाकी जो बचा, मतलब अगर हम ये कहें कि तत्व की मात्रा कितनी बची, तो आप लिखेंगे 4 माइनस 1.6, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 2.4, ठीक है, तो 2.4 ये आ गई। तो तत्व का तुल्यांकी भार बराबर तत्व की मात्रा ऑक्साइड में बटे ऑक्सीजन की मात्रा गुणा 8, तो आ गया 2.4 अपॉन 1.6 इंटू 8, तो 12 ग्राम। ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि किसी धातु तत्व का तुल्यांकी भार 28 ग्राम है, यह 0.7 लीटर H2 अम्ल से प्रतिस्थापित करता है, तो तत्व की मात्रा क्या होगी? ठीक है, तो यहां पर आएगा, तो तत्व की मात्रा क्या होगी? ठीक है, तो अपन ने एक पढ़ा है हाइड्रोजन विस्थापन विधि की, तत्व का तुल्यांकी भार बराबर तत्व की मात्रा बटा विस्थापित हाइड्रोजन गुणा 11.2। देखो अगर ये विस्थापित हाइड्रोजन का आयतन लीटर में है तो यहाँ आएगा 11.2, अगर विस्थापित आयतन ml में है तो यहाँ आएगा 11,200। तो इस तरह से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, x की हम वैल्यू निकालनी है, तो हो गया 28 इंटू 0.7 अपॉन 11.2 मीन्स 1.7 ग्राम, इस तरह से आगे। ठीक इसी तरह का एक क्वेश्चन है, 2 ग्राम क्षार 100 ml 0.4 नॉर्मल अम्ल को पूर्ण उदासीन करता है, तो क्षार का तुल्यांकी भार क्या होगा? तो एक तुल्यांक में मैंने रिलेशन बताया था कि W अपॉन E क्षार के तुल्यांक है, तो उदासीनीकरण में अम्ल के तुल्यांक बिल्कुल बराबर होंगे, और अम्ल के तुल्यांक लिखे जाएंगे NV अपॉन 1000। ध्यान रखें NV अपॉन 1000 भी तुल्यांक को व्यक्त करता है, और W अपॉन E भी तुल्यांक, तो W की जगह 2, E का E हो गया, NV की वैल्यू रख के और इस तरह से E का वैल्यू निकाला, ये आ गया 50 ग्राम। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो तुल्यांकी भार से रिलेटेड है, तो इनको आप जो इम्पोर्टेंट थे वो तो मैंने डिस्कस कर दिए, इन्हीं से रिलेटेड और भी आप अच्छी तरह से क्वेश्चन करके देखना। तो कुल मिला के हमारा जो रसायन विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत वाला जो चैप्टर था उसके सारे टॉपिक्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए। इस तरह से टॉपिक्स को अच्छी तरह पढ़ो, फिर क्वेश्चंस करो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे या यूनिट, उसमें हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, ठीक है। क्रम से कर रहा हूँ एक एक टॉपिक, देखते चलो, सब क्लियर हो गया।